ही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी, जो तमाम खबरों का विश्लेषण के लिए जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं ऑन द शो के जरिए कि आखिर में इस कार्यक्रम में हम किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खेल नहीं फ्रॉड है। जी हाँ, वाकई में गेमिंग ऐप्स को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या कुछ सख्ती की जा रही है, इस पर हम जो है विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। नहीं सुधर रही हैं तेल कंपनियां। जी हाँ, क्या कुछ नया मामला सब निकल करके आया है तेल कंपनियों को लेकर के, हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, आज भी होगी डिटेल में बातचीत। क्यों घटी है ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री, क्या कारण निकल करके आ रहे हैं, इस पर भी करेंगे डिटेल में चर्चा। और बेक ऑफ हो गए हैं साइबर लुटेरे। जिस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ हल हो सकता है, इस पर भी आज होगी बातचीत। भूल जाइए सस्ते मकान। जी हाँ, मकान की कीमतें न सिर्फ बढ़ रही हैं, किराए काफ़ी हद तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आपको भूल जाना पड़ेगा कि सस्ते मकान आपको आसानी से मिल सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है, डिटेल में होगी बातचीत। और कौन कमा रहा है इस रिकॉर्ड तेजी में? बाजार के अंदर रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या वाकई में आपका पोर्टफोलियो चमक रहा है, ये भी हम करेंगे विस्तार से बातचीत। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की। सेबी ने कुछ गेमिंग ऐप्स पर सख्त कार्रवाई की है। ये गेमिंग ऐप्स शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के रियल टाइम मूवमेंट पर आधारित वर्चुअल ट्रेडिंग और फैंटेसी गेमिंग सेवाएं दे रहे थे। शेयर बाजार में आम निवेशकों की बढ़ती रुचि के बीच हाल के दिनों में ऐसी गेमिंग ऐप्स की बाढ़ आ गई थी। सेबी ने ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज से थर्ड पार्टी को ऐसा रियल टाइम डेटा शेयर ना करने को कहा है। हालांकि सेबी की इस रोक से रियल टाइम फीड प्रदान करने वाली मीडिया एजेंसियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, कुछ विकसित देशों में रियल टाइम फीड पर आधारित गेमिंग की अनुमति है, वहां एक्सचेंज इस तरह के डेटा सर्कुलेशन से बड़ी कमाई करते हैं। सर, ये वर्चुअल ट्रेडिंग का पूरा मसला है क्या? ये नई चुनौती है सेबी के लिए और भारत के निवेशकों के लिए, जो शेयर बाजार की तरफ आकर्षित तो हैं लेकिन शेयर बाजार के बारे में समझते नहीं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक गंभीर प्रक्रिया है, गंभीर व्यवस्था है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, पर यहाँ ट्रेडिंग का खेल हो रहा है। ये वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप हैं जिनको आप डाउनलोड करके एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस पोर्टफोलियो के आधार पर आप अपनी शेयर खरीदने की, बेचने की दक्षता का गेम खेल सकते हैं। हुआ ये कि यहाँ तक तो ठीक था कि आप एक मॉक ट्रेडिंग कराएं लोगों को और उनकी वर्चुअल ट्रेडिंग सिखाएं उनके लिए, लेकिन इसके साथ इसमें पैसा इन्वॉल्व होने लगा, क्योंकि अच्छा पोर्टफोलियो बनाने पर, जीतने पर, बाजार में आगे बढ़ने पर इनाम दिया जाने लगा। ये लगभग कुछ ड्रीम 11 जैसा है, और इसे अगर आप पुराने शेयर बाजार की जबान में कहें तो डब्बा ट्रेडिंग जैसी स्थिति है। और इसलिए अब सेबी को इस मामले में दखल देना पड़ा है, और सेबी ने यह कहा है कि इन वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स को रियल टाइम डेटा फीड नहीं मिलेगा। रियल टाइम डेटा फीड का मतलब है कि बाजार में जब जो कीमतों का उतार चढ़ाव होता है, वो स्टॉक एक्सचेंजेस अपने स्तर पर मीडिया एजेंसीज को, टीवी चैनल्स को और बाकी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि अब BSE NSE और जो शेयर डिपॉजिटरीज लिमिटेड हैं, इन्हें वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स को रियल टाइम डेटा नहीं देने होंगे, ताकि लोगों के अंदर ये लत ना लग सके कि वो बाजार में इस तरीके की वर्चुअल ट्रेडिंग या मॉक ट्रेडिंग कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें जहां पैसा या मनी इन्वॉल्व हो रही है, वहां से भी उन ऐप्स पर क्रैकडाउन करेगा। तो आप भी अगर बाजार में निवेश नहीं करते हैं, पर इस तरीके के ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए, वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए नकली बाजार में निवेश करके पैसा कमाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉड है और इससे आपका डेटा और आपकी सूचनाओं की चोरी होती है, जिस पर हम आगे इस कार्यक्रम में बात करेंगे, जहां काफ़ी खासी गंभीर खबर हमारे पास आई है डेटा की प्राइवेसी को लेकर। बिल्कुल। और इस बीच नीति आयोग जल्द ही सरकार की 4 महत्वाकांक्षी स्कीमों की समीक्षा करने जा रहा है। इन योजनाओं में 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा साल 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना शामिल है। ये सभी योजनाएं वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इस समीक्षा की मदद से नीति आयोग ये पता लगाएगा कि ये योजनाएं अपनी शुरुआत से लेकर अब तक
वो कितनी आबादी तक पहुंचने में सफल रही हैं, साथ ही इनका कितना लाभ आम लोगों को मिला हुआ है। सर, ये समीक्षा की तैयारी क्यों हो रही है, क्या वजह है चारों इसकी? प्रमुख और बड़ी स्कीमें हैं और सरकार की पिछले 10 साल की फ्लैगशिप स्कीमें रही हैं। इनके आधार पर चुनाव लड़े गए, इनका बड़ा प्रचार किया गया और अब इनकी समीक्षा की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, मैं समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को नए सिरे से समझने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, जो बात सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कही, उसकी वजह बढ़ते डोरमेंट अकाउंट्स हैं, नॉन एक्टिव अकाउंट्स हैं। लोगों ने अकाउंट्स तो खुलवा लिए लेकिन उनमें ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं और इनके जरिए कुछ और भी सुविधाएं जो लोगों को दी जानी थी, उसमें से कितने लोग सुविधाएं ले रहे हैं, ये देखने की बात है। आपको याद होगा कि इन अकाउंट्स के मैनेजमेंट पर, इनको चलाने पर बैंकों की अपनी एक लागत आती है और बैंक लगातार परोक्ष रूप से पिछले दरवाजे से सरकार से इस स्कीम की, इस योजना की समीक्षा की बात कर रहे हैं कि जनधन योजना में जितने अकाउंट खोले गए उनका कितना लाभ हुआ है। दूसरी चीज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें ये सोचने की बात जरूरत पड़ रही है कि इसमें 2 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है वो पर्याप्त है या इसे और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और अगर इसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है तो फिर स्कीम को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करना होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार की तमाम स्कीमों में जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो छोटे हैं, उनमें एक प्रतीकवाद है, उनमें एक सिंबॉलिज्म है, जबकि लोग की जो जिस तरीके का सोशल सिक्योरिटी चाहिए उसमें बहुत सारी स्कीमों की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक बड़ी स्कीमों के जरिए भी लोगों को सुरक्षा दी जा सकती है। इसके यही स्थिति बाकी 2 अन्य स्कीमों की भी है। उनके भी कामकाज को स्टैंड अप इंडिया को इसलिए देखने की ज़रूरत है क्योंकि इसे लाया गया था भारत में छोटे उद्योगों को नई इकाइयां लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। इससे कितना जॉब जनरेट हुआ ये देखने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार स्टैंड अप इंडिया और इनके आने के बाद भी भारत में फॉर्मल सेक्टर में जॉब में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं। बेकारी की दर लगातार पिछले 5-6 सालों से 7% से ऊपर बनी हुई है। तो इन स्कीमों की समीक्षा होना जायज है और उचित भी है। इसके नतीजे हमारे सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इन स्कीमों से वास्तव में कितना लाभ हुआ है। इधर सेबी ने बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने पर तेल और गैस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जनवरी-मार्च तिमाही में लिस्टिंग अनिवार्यता पूरी नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC, ऑयल इंडिया और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल पर कुल 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कंपनियां 31 मार्च 2024 तक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नियुक्त करने में नाकाम रहे हैं। सर, इन कंपनियों ने किस तरह का फ्रॉड किया हुआ है? सरकारी ये देखिए कितनी आश्चर्यजनक परिस्थिति है विपुल जी। सरकार की कंपनियां हैं, सरकार पूरे देश की अलग अलग कंपनियों को तमाम तरीके के नियम पालन करने के लिए सजा देती है, लोगों को नियम कानून मानने के लिए तरह तरीके की कार्रवाई करती है, और उसकी अपनी सरकारी कंपनियां 2 काम नहीं कर पा रही। एक तो स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट नहीं कर पा रही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सेबी की दृष्टि से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए जरूरी है, और इन्हें महिला डायरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, वीमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं की जा पा रही। और ये लगातार तीसरा चौथा साल है। 1 साल नहीं, चौथा साल हो गया है। ONGC, गेल, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां और HPCL जैसी कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बुनियादी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिसके लिए बड़ी कंपनियों पर, निजी कंपनियों पर सख्ती की जाती, सरकार की नाक के नीचे हो रहा। और अब सेबी को चूंकि ये के लिए मजबूरी है कि एक सीमा से अधिक है, तो सेबी को इन कंपनियों पर जुर्माना लगाना पड़ा है। इधर भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI के लिए उन शर्तों को सख्त कर दिया है जिसके तहत उन्हें फंड में निवेशकों का पूरा खुलासा करने से छूट दी गई थी। नए नियमों से प्रभावित FPI को 20 अगस्त तक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले 6 महीनों में अपने पोर्टफोलियो को बेचना होगा। आपको बता दें कि अदानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोप के बाद सेबी पिछले साल विस्तृत डिस्क्लोजर के नियम लेकर के आया था। इसके तहत FPI को कुछ परिस्थितियों में प्रत्येक फंड निवेशक से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक के निवेश का खुलासा करना पड़ेगा। सर, किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं? सख्ती किस चीज़ की है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस कदम की तैयारी की गई थी, हालांकि इस पर FPIs ने, विदेशी निवेशकों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया था और दबाव भी बनाया था, लेकिन सेबी अब इस मामले में खासी सख्त होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा ये नियम आया था कि जो भारत में विदेश में निवेश करने वाले कोई भी विदेशी निवेशक, अगर उनके टोटल फंड में किसी एक स्टॉक की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और 25,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, तो उन्हें कुछ खास डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि सेबी ये जानना चाहता है कि किसी एक खास स्टॉक में किसी एक FI का पैसे का मतलब ये है कि वो पैसा राउंड ट्रिपिंग होकर कहीं बाहर से आया है और उस स्टॉक में निवेश हुआ है। अब ये नियम लागू करने की में किसी तरीके की रियायत देने से नियामक ने मना कर दिया है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि या तो कंपनियां अपने आप को डिस्क्लोज करेंगी, अपने जो जानकारियां हैं FIs वो डिस्क्लोज करेंगे, और नहीं तो फिर उन्हें बिकवाली करनी होगी और उन्हें इस सीमा से नीचे अपना निवेश
निवेश लाना होगा। बाजार में विदेशी निवेशकों के व्यवहार को लेकर एक खास महत्वपूर्ण ट्रिगर है जो अगले 6 महीने में हमें सक्रिय होता दिखाई देगा। इसका असर क्या होगा सर? क्या एफआई निवेश पर भी असर पड़ेगा? एफआई निवेश से ज़्यादा एफआईज के मौजूदा निवेश पर असर पड़ेगा। नए निवेश में तो आने वाली कंपनियों को पता है कि वो उन्हें नए नियमों के तहत पालन करना है, लेकिन जो मौजूदा निवेश है और उनके पास अगर वो ये नॉर्म वायलेट कर रहे हैं 50% निवेश एक कंपनी में तो उन्हें फिर इस निवेश में कमी करनी पड़ेगी और अपने स्टॉक्स बेचने होंगे। जी। इधर देश के बड़े स्टार्टअप घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। फोन पे, ग्रो और पाइन लैब्स के बाद अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो, B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म उड़ान और डिजिटल पेमेंट कंपनी रेजरपे ने भारत में अपना बेस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इन सब में रेजरपे सबसे आगे चल रहा है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि इन कंपनियों की घर वापसी की राह आसान नहीं है। और इधर मार्च तिमाही में ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान सभी सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है। मार्च तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स, वेयरेबल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट में ऑनलाइन कंजप्शन में गिरावट देखने को मिली है। लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी का कहना है कि चौथी तिमाही में कंपनी के एक्सप्रेस पार्सल शिपमेंट में 13% की गिरावट देखने को मिली है। सर, ये गिरावट की वजह क्या मान रहे हैं आप? ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं इस तिमाही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद, कॉस्मेटिक्स की खरीद और स्मार्टफोन्स की बिक्री में कमी आई है और वो कमी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह दिखाई दे रही है। स्मार्टफोन्स के बारे में माना जा रहा है कि नए मॉडल्स लॉन्च नहीं हुए, इसलिए इसकी वजह थी। दूसरी चीज़, कीमतें एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और इसलिए ई कॉमर्स कंपनियों ने जो पिछली तिमाही में यानी दिसंबर वाली तिमाही में जो अच्छा प्रदर्शन किया था उसे इस तिमाही में दोहराया नहीं जा पाया है और ये कीमतों के कारण और लोगों की परचेजिंग पावर पर में बदलाव के कारण इसका असर दिखाई दे रहा है। सर, ये कंपनियां जो आ रही हैं, भारत वापसी कर रही हैं, इसका क्या बड़ा कारण क्या है? ये दिलचस्प घटनाक्रम है। इसमें से रेजरपे या पाइन लैब जैसी कंपनियों को आप ले विपुल जी, तो इन्हें रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत भारत में तमाम सूचनाएं उपलब्ध करानी है, सर्वर लगाने हैं क्योंकि नए नियम आ गए हैं, जिसमें कुछ कंपनियां तो इसलिए आ रही हैं कि उनके लीगल और कानूनी मामले बाहर रहकर वो ये सेवाएं नहीं दे सकती क्योंकि भारतीय उपभोक्ताओं को ये सेवाएं दे रही हैं और उनकी सूचनाएं, उनकी जानकारी और उनका डेटा उनके पास है। और ये कंपनियां चूंकि बैंकों के साथ काम करती हैं तो इसलिए एक वजह ये मानी जा रही है कि इन कंपनियों को अपने संचालन भारत में शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें से कुछ कंपनियां शायद भारत में IPO लाने की संभावनाएं भी तलाश रही हैं और इस वजह से भी उन्हें भारत में आकर अपनी यूनिट लगानी पड़ेगी, अपने कामकाज को स्थापित करना पड़ेगा जिससे कि वो भारत में IPO ला सकें। जैसे कि फ़ोनपे को हमने देखा है कि फ़ोनपे वॉलमार्ट समूह की कंपनी है, उसके बारे में पता चला है कि वो भारत में अपना संचालन शिफ्ट कर रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक साल 2024 के शुरुआती 4 महीनों में साइबर फ्रॉड के विभिन्न मामलों में भारतीयों को 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के 7,40,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से अप्रैल तक हर रोज़ 7,000 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, जिनमें से 85% शिकायतें फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड की ही निकल के सामने आ रही हैं। सर, सबसे ज़्यादा फ्रॉड किस तरीके के सामने आ रहे हैं? ये बेहद सनसनीखेज जो चौंकाने वाली खबर है। इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, 1750 करोड़ रुपए केवल 4 महीनों में लोगों के खातों से साइबर लुटेरे उड़ा ले गए। भारत के में अधिकांश लोगों की बहुत सीमित इनकम है और उन्हें पता भी नहीं, उनके खातों से 1750 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हुआ। कंप्लेंट्स जो रजिस्टर हो रही हैं वो टोटल फ्रॉड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है क्योंकि बहुत सारे लोग तो कंप्लेंट रजिस्टर करने जा ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं कि उनको शिकायत कहाँ करनी है और शिकायत करने के बाद उन्हें उसका समाधान या निस्तारण क्या मिलेगा। लेकिन कंप्लेंट्स का जो नंबर आया है मई 2024 तक का, उसमें 113% की बढ़ोतरी दिखाई दी है पिछले साल की तुलना में। यानी आप मान के चले पिछले साल से लगभग 2 गुने से ज़्यादा साइबर फ्रॉड हाल के 4 महीनों में दिखाई दिए हैं। यानी इन 4 महीनों में साइबर लुटेरों ने कई तरह से लोगों को निशाना बनाया। एक चीज़ और इसमें समझना ज़रूरी है कि 4-5 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जहां से सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें आ रही और सबसे ज़्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसमें एक तो गेमिंग एप्स हैं, दूसरा ये कि जो एल्गोरिदम्स हैं आपके मोबाइल में काम करते हैं उनको मैनिपुलेट करके सूचनाएं चुराई जा रही हैं। इलीगल लेंडिंग या एप्स जो कर्ज देने वाले एप्स हैं उनके जरिए हो रहा है। OTP से रिलेटेड फ्रॉड इतने रैम्पेंट और इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और इसके अलावा सेक्सटॉर्शंस के मामले भी, लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले भी सामने आ गए। सरप्राइज बात यह है कि
1.2 बिलियन रुपए 1.2 बिलियन रुपीस तो लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में गंवाए हैं। हम आपको बता चुके हैं पिछले सप्ताह कि गृह मंत्रालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी की थी और सलाह दी थी कि डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह अवैध है, लेकिन भारत में 4,599 केस डिजिटल अरेस्ट के दर्ज हुए, जिसमें लोगों को डिजिटली गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पैसे वसूले गए। इसके अलावा ट्रेडिंग स्कैम्स में भी करीब 14 अरब रुपए के आसपास, 14.2 अरब रुपए के आसपास निकल गए हैं लोगों के खातों से। जी सर, सरकार क्या कर सकती है आम लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो फ्रॉड हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पिछले 2 साल में कोई बहुत बड़ी सख्त रणनीति नहीं दिखाई दी इन्हें रोकने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि एक तो ऑनलाइन फ्रॉड की दुनिया इतनी जटिल है, वर्चुअल क्राइम्स की दुनिया इतनी जटिल है, इसमें बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारी टेलीफोन बेसिस का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है और इसलिए सरकार के लिए इनको पकड़ पाना, जान पाना, संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी बड़ी बात ये कि अभी सरकार के पास कोई बड़ी एजेंसी नहीं है जो इसे संभाल सके या देख सके। और तीसरी बात ये कि भारत का जो भी सुरक्षा तंत्र है, पुलिस का या बाकी तंत्र है, वो साइबर फ्रॉड्स के लिए उतना तैयार नहीं है, इसलिए लोग शिकायत भी नहीं कर पाते और उन्हें समाधान नहीं मिलता। आमतौर पर सरकार की कोशिश होती है आरबीआई के साथ, एफआईयू के साथ, डीओटी के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मामले में कुछ नियम बनाने की, कुछ सुविधा देने की, पर अभी साइबर क्रिमिनल्स बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहे हैं। इसमें जानकारी ही बचाव है और 5, 6, 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए जो आपके साथ भी हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ऐसा अगर है, अगर आप किसी गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ज़रूरी हो तो ना करें, छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं आपका डेटा चोरी होने का। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते समय बेहद ध्यान रखें, जानकारी करें, पूछें, आप विशेषज्ञों से बात करें, मनी9 के शोज़ देखते रहें, बराबर आपको बता रहे हैं। जो कर्ज देने वाले ऐप हैं उनके चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। लगभग 80% कर्ज लेने वाले ऐप्स या तो ब्लैक लिस्टेड हैं या उन पर सेबी और आरबीआई वित्त मंत्रालय सख्ती कर चुका है। ओटीपी फ्रॉड से बेहद सतर्क रहें। रिवर्स ओटीपी, जो वेरिफिकेशन वाले ओटीपी मांगे जाते हैं घर में डिलीवरी वाले, उनसे बेहद सतर्क रहें, वो ओटीपी फ्रॉड सबसे बड़े हैं। और इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट अगर आपको कोई करता है तो 100% गलत है, गैर कानूनी है, कोई भी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के जो ऐप्स हैं उन पर बेहद सतर्क होकर काम करें, क्योंकि उनमें से आपका डेटा चोरी होने का और नुकसान होने का खतरा है। चलिए, तो आपके लिए आपकी जानकारी ही, आपकी समझदारी ही आपका बचाव है, क्योंकि इस मामले में बहुत तेज़ी के साथ फ्रॉड जो है तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर भारत में 2 से 4 करोड़ के घरों की बिक्री अब आम हो चुकी है। वहीं बढ़ती डिमांड के बीच देश के प्रमुख बिल्डर्स 10 करोड़ रुपए से महंगे अल्ट्रा लग्जरी और बड़े घरों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे लग्जरी अपार्टमेंट गुरुग्राम, मुंबई के अलावा गोवा और हैदराबाद की पॉश लोकेशन में पेश किए जा रहे हैं। एक और जहां लग्जरी घरों की पेशकश की जा रही है, वहीं अब बिल्डर सस्ते घरों से परहेज कर रहे हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच देश के प्रमुख 8 शहरों में 60 लाख रुपए तक की कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की सप्लाई 38% घटी है। अब सर, अभी बाजार की स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है, खासतौर से कोविड के बाद? कोविड के बाद का दौर पूरा हो गया और सस्ते मकान अब सस्ते नहीं रहेंगे। सस्ते मकानों की जो भी संभावनाएं थी वो यहाँ से पूरी तरह समाप्त हो गई और बिल्डर्स ने इसे समझ लिया। प्रॉपर्टी के जो ताज़ा आंकड़ा आया है वो इस बात की पुष्टि करता है। हालांकि हम लोग इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं, इकोनॉमिका में भी बात कर चुके हैं और बता चुके हैं क्योंकि सस्ते मकान भारत में अब सस्ते नहीं रहेंगे। लोगों के लिए अब मकान अफोर्ड करना भारत में खासा महंगा होने वाला है। इसकी कई महत्वपूर्ण वजह हैं, पर आंकड़ा सबसे पहले हम देखते हैं। सस्ते मकानों का जो रेंज है, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो रेंज होती है वो 60 लाख रुपए तक के मकान होते हैं जिन्हें ये अफोर्डेबल या सस्ते मकान माना जाता है। प्रॉपर्टी के आंकड़े के हिसाब से 38% की कमी आई और देश के सारे प्रमुख बाजार जिन बाजारों में भी सबसे ज़्यादा मकान बिकते हैं वहाँ सब जगह अब बिल्डर्स ने अपने लिए महंगे और लग्जरी फ्लैट्स की परियोजनाओं को शुरू किया है और सस्ते मकानों की परियोजनाएं कम कर दी हैं। वजह विपुल जी इसकी सबसे बड़ी ये है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या सब अर्बन एरिया में हो। अब वहाँ सस्ते मकान, अफोर्डेबल हाउस बनाना संभव नहीं है कंपनियों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि बाजार में मांग नहीं है, ब्याज दरें खासी ऊंची हैं, होम लोन महंगा है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इसलिए भी मकानों की कीमतें बढ़ी हैं और इस वजह से बिल्डर्स को भी अब महंगे मकानों में प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 6-7 महीनों में आपको कुल मकानों की आपूर्ति में कमी होती दिखाई देगी, लेकिन सिर्फ जो महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर के, उन मकानों में ही अब नया निवेश होता दिखाई देगा। इसका सीधा असर हमें मकान के किरायों पर दिख रहा है पूरे
देश के प्रमुख शहरों के आसपास मकान के किराए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। हम आपको बार बार उसके आंकड़े जब आते हैं तो बताते रहे, क्योंकि जो लोग मकान खरीदना चाहते थे अब उनके लिए मकान उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है और इसलिए उनको किराए के मकानों की तरफ वापस लौटना पड़ रहा है। और इसलिए जो भारत की हाउसिंग इन्फ्लेशन है जो रेंट इन्फ्लेशन है वो अब नई ऊंचाई पर है। बिल्कुल, हम जो है किराए पर रहना काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। रिकॉर्ड तेजी के बावजूद सेंसेक्स में शामिल हर 10 में से महज एक शेयर ही बाजार के साथ कदमताल कर पा रहा है। दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने मई में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 22,000 करोड़ रुपए की भारी निकासी की है। हालांकि चुनाव के अंतिम चरण में विदेशी निवेशकों ने यू टर्न लिया है और एक हफ्ते में करीब 9200 करोड़ रुपए का निवेश भी आया है। सर, बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी और इतनी तेजी के बीच रिकॉर्ड हाई पर तो पहुंच गया है, इसके भीतर क्या दिखाई दे रहा है वो, क्योंकि ये एक सेकुलर रैली तो नहीं दिखाई दे रही है। बाजार के भीतर जाएं तो आपको बड़ा अनोखा नज़ारा दिखाई देता है। सुर्खियों में सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई के आंकड़े हमें मिलते हैं, लेकिन जो ताजे आंकड़े दिख रहे हैं बाजार के भीतर उसमें आपको लगभग पूरे बाजार के 1224 के आसपास जो बड़े 1300 स्टॉक्स हैं उसमें ऑल कैप में, उसमें केवल 10 से 11% स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर है। ये बाजार ऑल टाइम हाई पर है पर कंपनियां ऑल टाइम हाई पर नहीं और उससे नीचे हैं। और उसमें खासतौर से लार्ज कैप सेगमेंट में जो बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC हो, ITC हो, इनमें हमने कोई बड़ी ग्रोथ या बड़ी तेजी हाल फिलहाल के दिनों में नहीं देखी। विपुल जी रोज स्टॉक मार्केट को हेलो मनी 9 में आपको विस्तार से बताते हैं। और ये एक अजीब सा पेचीदा फिनोमेना है बाजार का कि बाजार में टॉप लाइन या बाजार का इंडेक्स तो मूव कर रहा है लेकिन बाकी स्टॉक इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा बाजार में होता नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, हर तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल भी रहा है। आज भी 23,110 का रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद लाल निशान में ही बाजार बंद हुआ। सर, ये जो तेजी है, म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं, क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल, अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो अपना पोर्टफोलियो ध्यान से देखिए, क्योंकि हम आमतौर पर म्यूचुअल फंड एमसीज ने जिन स्टॉक्स में निवेश कर रखा है आपका पैसा, आपके एसआईपी या लमसम के जरिए गया हुआ पैसा, उन स्टॉक्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इस तेजी का प्रत्यक्ष फायदा म्यूचुअल फंड निवेशकों के खाते में जाता नहीं दिख रहा है। इंडेक्स तो ग्रो कर रहा है, यानी जिन्होंने पैसिव फंड्स में इस्तेमाल कर रखा है, जिन्होंने इंडेक्स और निफ्टी से रिलेटेड फंड में इस्तेमाल कर रखा है, उन्हें तो बेहतर बढ़ोतरी दिखाई दे रही। पर अगर आप स्टॉक्स के आधार पर देखें तो जो बाजार के 20-25 बड़े स्टॉक हैं या 50 बड़े स्टॉक्स हैं जो हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ नहीं है और वो ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे जो सेक्टोरल इंडिसेस हैं उनमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज या बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो ऑटो देख लें या FMCG देख लें, इनमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया है। तो म्यूचुअल फंड के निवेशक आमतौर पर दो तरह से बाजार के घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं कि बाजार की तेजी में उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा रखा है लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, उसमें जो शेयर चुने गए हैं वो बाजार की तेजी में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, या जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वो उनमें जो मौजूद स्टॉक्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बाजार तो तेज है पर पोर्टफोलियो नरम है, पोर्टफोलियो पर कमाई अच्छी नहीं है, खासतौर से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए। इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहकर करीब से देखें बाजार के इस मूवमेंट को। बिल्कुल। और इस बीच अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं झटपट में। वन97 कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस अब जनरल बीमा के कारोबार में नहीं उतरेगी। कंपनी ने बीमा नियामक क्रीडा से अपने जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस की एप्लीकेशन वापस ले ली है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस ने शनिवार को एक स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि लाइसेंस के एप्लीकेशन वापस लेने से मूल कंपनी को 950 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। ये रकम पेटीएम जनरल इंश्योरेंस में निवेश के लिए रखी गई थी। कंपनी ने भी कहा कि वो जनरल इंश्योरेंस में के लिए केवल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर काम करती रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मार्केटिंग ईयर 2024-25 में गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल से आगे निकल गई है। इस दौरान खरीद करीब 263 लाख टन दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल की कुल खरीद 262 लाख टन रही थी। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में अच्छी खरीद से खरीद को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन का लक्ष्य तय कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने इस साल करीब 34 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें करीब 16 करोड़ टन का उत्पादन खरीफ सीजन में ही होने का लक्ष्य रखा गया है। गो एयर के स्लॉट्स और विदेशी द्विपक्षीय अधिकार अस्थायी तौर पर अब दूसरी एयरलाइन को बांटे गए हैं। एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई यात्रियों की सहूलतों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है। ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी को देखते हुए ये पहल की गई है। मौजूदा हालातों में
विमान की मांग और आपूर्ति बेमेल हो गई है। एक बड़े बिडर के हाथ खींचने के बाद गो एयर के रिवाइवल की उम्मीदें अब धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, ये कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, आपकी टिप्पणी किसी पर? पेटीएम अब जनरल इंश्योरेंस कारोबार में नहीं जाएगी। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। पेटीएम की विस्तार योजनाएं एक एक कर ठप हो रही हैं और ये खबर पेटीएम के भविष्य के लिहाज से, पेटीएम के स्टॉक में निवेशकों के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। पेटीएम ने कहा है कि वो अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनने का लाइसेंस नहीं लेगी, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगी। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेटीएम का ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया, टाटा AIG सबसे एग्रीमेंट है और अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वो इनके उत्पादों का वितरण और सेल करेगी, पर खुद इंश्योरेंस बिजनेस में नहीं जाएगी। कंपनी को अब बचत की ज़रूरत है क्योंकि कारोबार सिकुड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार के अनाज की खरीद के आंकड़े उत्साहवर्धक हैं, उनमें लक्ष्य से ऊपर निकल गया है और अनाज उत्पादन का लक्ष्य भी बढ़ाकर रखा गया है। पर अगर आप मंडियों की तरफ देखें तो अभी भी गेहूं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, बढ़ोतरी दिख रही है। यानी खाद्य महंगाई को लेकर जो समस्या थी वो जस की तस है। सरकार के अनाज की खरीद लक्ष्य से कम हो तो भी अनाज महंगा है और अनाज खरीद सरकार के टारगेट से ऊपर भी निकल जाए, अनाज की कीमतों में खाद्य महंगाई पर फिलहाल कोई बड़ा असर होता नहीं दिख रहा है। अंशुमान सर, आप कार्यक्रम में जुड़े और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का समय हो चुका है और आपने अभी तक अगर मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर आप हैं तो मनी 9 को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप